हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस है। चैप्टर नंबर हमारे पास 10 है और चैप्टर नंबर 10 क्या है हमारा? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। अब इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को हम एक एक करके देखने वाले हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर यानी कि पीछे के सालों में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहले नंबर से शुरुआत करते हैं। पहले नंबर का प्रश्न है हमारा यहाँ पर, एक उत्तल लेंस जो कि 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। कहने का मतलब है एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब हमारा बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या है? अब जरा प्रश्न को समझे कि इस प्रश्न का क्या मतलब है। सबसे पहले बात किया जा रहा है उत्तल लेंस का, तो हमको एक उत्तल लेंस बनाना पड़ेगा। तो ये रहा तुम्हारा एक उत्तल लेंस, कुछ इस प्रकार का होता है हमारा, किनारे पर पतला और बीच में मोटा, ये उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस में बनाएंगे हम एक मुख्य अक्ष, तो ये हो गया तुम्हारा उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष। चलो थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, बस अपन काम चला लेंगे, ठीक है। आ जाओ जी। अच्छा, लेंस का जो बिल्कुल मध्य वाला बिंदु होता है उसको प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, वो बोलते हैं। दिन उसका होता है F1 और 2F1, ठीक है। दूसरा है हमारा F2 और यहां से 2F2। तो हमको पता क्या है कि लेंस में दो फोकस होता है और लेंस में दो फोकस दूरी की दुनी दूरी होता है। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होता है ये सपोज अपन F मानते हैं, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है ये भी हमारा F है। और F1 और 2F1 के बीच में जो डिस्टेंस है ये भी हमारा F ही होता है। F1 और 2F2 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम वही हमारा F ही है। तो कहने का मतलब है 2F1 F2 और बराबर में यहां पर F2 नहीं लेंगे, यहां से 2F1 F1 और दूसरी ओर बात करेंगे यहां से 2F2 और F2। कहने का मतलब है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का जो कुल डिस्टेंस है और यहां से यहां तक का जो कुल डिस्टेंस है ये हमारा क्या होगा? ये हमारा क्या होगा? 2F हमारा यहां से होने वाला है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ना, जहां पर वस्तु कहां पर रखा गया है, कहीं पे रखा गया है, तो कहीं पे नहीं रखा जाएगा। अगर वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी यानी कि V और U उत्तल लेंस में बराबर है, इसका मतलब वस्तु 2F पर रखा गया होगा और दूसरे ओर प्रतिबिंब भी यहाँ पर 2F पर ही बन रहा होगा। तो कुल डिस्टेंस हमने बताया कि वस्तु दूरी भी हमारा 2F और प्रतिबिंब दूरी भी 2F। तो 2F बराबर कितना दिया हुआ है? 40 यानी कि 40। अगर F बराबर हम निकालते हैं तो 40/2 होगा, 20 दूना 40, 20 सेंटीमीटर हमारा यहाँ से उत्तर होगा। बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर फोकस दूरी कितना निकला? 20 सेंटीमीटर। चलो जी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है यदि आपतन कोण 60 डिग्री का है, अपवर्तन कोण 45 डिग्री का है, तो अपवर्तनांक कितना होगा जरा ये बताओ। तो हमने बताया तुमको कि ये हो गया हमारा एक ग्लास स्लेब। क्या है ये? ग्लास स्लेब। एक आपतित किरण आता है इस प्रकार से और देन ये हमारा अभिलंब हो गया, ठीक है। और इस प्रकार से ये अपवर्तित किरण मुड़ जाता है। ये जो एंगल बन रहा है यहां से आई, ये आपतन कोण हो जाता है, और ये जो एंगल बन रहा है ये आर, ये हमारा अपवर्तन कोण यहाँ पर बन रहा है। तो कहने का मतलब ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री दिया है और ये वाला एंगल यहाँ पर हमारा 45 डिग्री दिया है। अपवर्तनांक बराबर हमको पता है क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई और बट्टे में साइन आर। अब आई का मान कितना है? 60 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री और बट्टे में साइन 45 डिग्री। देन हमको पता क्या है कि साइन 60 का वैल्यू होता है तुम्हारा √3 और बट्टे में 2, और साइन 40 का मान होता है तुम्हारा 1/√2। अब इसको सोल्व करो, ये होगा √3/2 और गुना में हो जाएगा ये √2 ऊपर, 1 हमारा नीचे हो जाएगा। इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे तो इसको होगा हमारा √3 गुने √2 और बट्टे में यहाँ पर 2 है ना, तो √2 को हम लिख सकते हैं क्या? √2 गुने √2 बिल्कुल लिख सकते हैं। √2 से √2 खत्म हो जाएगा, √3 और बट्टे में √2 बच रहा है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं √3/2। ये हमारा यहाँ से उत्तर निकल के
आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया? डी ऑप्शन यहां से तुम्हारा सही होने वाला है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि कांच का अपवर्तनांक यहां पर 1.5 है और हवा में प्रकाश की चाल c है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी ये हमको बताना है। तो यहां पर बात करें अगर अपवर्तनांक बराबर होता है एक दूसरा सूत्र c बट्टे भी, c है हवा में प्रकाश की चाल, भी है हमारा माध्यम में प्रकाश की चाल। गिवन क्या है हमारे पास? n बराबर यानी कि अपवर्तनांक दिया है 1.5 और c का जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है ये c का वैल्यू c है और v का जो वैल्यू है, v का वैल्यू क्या है जरा देखना, v का वैल्यू वी डोंट नो, हमको नहीं पता है। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या होगा? ये 1.5 यहाँ आ जाएगा, भी इधर ले के चले जाएंगे, भी बराबर होगा c बट्टे में 1.5, दशमलव हटेगा ऊपर में 10 हटेगा, आगे देखो यहाँ से भी बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 भी बट्टे में 15, काट लो 2 पंचे 10, 3 पच्चे 15, तो मतलब भी बराबर हमारा निकला 2v और बट्टे में 2v ने 2c ना होगा, ये होगा 2c। ठीक है, कितना होगा? 2c, 10c होगा ना, 10c है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2c और बट्टे में 3, यहां से तुम्हारा उत्तर होगा। यहां पर जो अपना ऑप्शन है ये दूसरा वाला क्वेश्चन वाला चिपक गया है, तो इसको मत ध्यान दो। आगे देखेंगे, प्रश्न में कह रहा है कि एक वस्तु और एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब से दर्पण के फोकस से दूरियां क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? आओ जरा हम एक पिक्चर बनाएं और इस प्रश्न को समझे क्या कहा जा रहा है। तो एक बड़ा सा अपन दर्पण बना लेते हैं, ध्यान से देखना, ये हमारा कौन सा है? अवतल दर्पण का चर्चा है, तो हमने ये अवतल दर्पण यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। आ जाओ जी, ये हमारा अवतल दर्पण का है क्या? मुख्य अक्ष एक्स एक्स डैश। ठीक है जी, चलो ये कहा हमने दर्पण का फोकस और ये है दर्पण का वक्रता केंद्र, ये दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, आगे देखो, प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि दर्पण फोकस से जो भी दूरी प्रश्न में दिया गया है वो फोकस से दिया गया है, फोकस से वस्तु की दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर है। तो कहीं पर 25 सेंटीमीटर, सपोज 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखा है, तो मान लो हम रख लेते हैं यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पर हम यहाँ पर वस्तु को रख रहे हैं, तो चलो यहाँ पर हम 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु को रख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आ जाओ जी, और प्रतिबिंब जो बन रहा है वो 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब हम यहाँ पर रख लेते हैं, ये 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस दिया है ना, ये 25 सेंटीमीटर और ये जो 16 सेंटीमीटर, ये फोकस से डिस्टेंस है, मतलब यहां से लेके यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक, ये है तुम्हारा 25 cm और ये है हमारा 16 cm। और F से लेकर P तक का डिस्टेंस अगर हम F मान ले, तो जितनी भी दूरियां मापते हैं ना दर्पण में वो ध्रुव से मापते हैं, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी मापेंगे तो कितना निकल जाएगा? ये F और यहां से यहां तक क्या है? 25 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से हमारे पास U बराबर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 25 और प्लस में F, और चूंकि वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है तो ये माइनस लगा लेते हैं यहाँ से। फिर भी बराबर, चूंकि यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और दर्पण की तरफ ही बन रहा है, तो भी बराबर भी माइनस में होगा। यहां से यहां तक कितना है? 16 है, और ये हमारा यहां से यहां तक फिर से F है, तो ये हो जाएगा हमारा 16 और प्लस में F। क्लियर है बात? U निकला, भी निकला, और F का मान तो F ही है, बट चूंकि F जो है वो अवतल दर्पण में है, इसका मतलब F बराबर यहां से माइनस F होगा, क्योंकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है। अब आ जाओ जी, इसको मिटा लो, इसका काम हमारा हो गया है। ठीक है, अब करेंगे हम लोग दर्पण सूत्र का प्रयोग, उससे देखते हैं हमारे हाथ क्या लगता है। आ जाओ जी, 9। अब अगर हम देखें दर्पण सूत्र से, ध्यान से देखना, दर्पण सूत्र का प्रयोग करें तो दर्पण सूत्र क्या होता है? ये होता है 1/v प्लस में 1/u और बराबर में 1/f। ध्यान से देखना, यहाँ पर v का मान क्या है बाबू? v का मान है 1 और बट्टे में यहां से 1/-16 और प्लस f, यही है ना। चलो, प्लस 1/u, तो u का मान क्या है हमारा? u का मान है माइनस का 25 और प्लस f, और बराबर में 1/f बराबर 1/- का f। अब देखना जरा, इसको हम क्या कर लेते हैं,
इसको हम कर लेते हैं, ध्यान से देखना। ये हो जाएगा हमारा, अगर इस कोष्ट को खोल दे तो -16 और माइनस का एफ, और ये हो जाएगा, इसका भी कोष्ट को खोले तो -25 और माइनस का एफ। अब माइनस, ये देखो -16 एफ, या फिर बोलो 16 एफ, 16 प्लस एफ से भाग दे तो ये 16 प्लस एफ कट जाएगा, है ना। ये और ये देखो, ये और ये क्या है, दोनों इक्वल है, सिर्फ हमने यहाँ पर कोष्ट खोल दिया, तो ये से ये कट जाएगा, बचा हमारा -25 माइनस एफ। तो ऊपर में 1 से गुना कर दिए, सिंपल भिन्न का जोड़ है, तो माइनस का 25 और माइनस का एफ, बीच में प्लस है, बट देखो प्लस है तो प्लस ले लो। फिर 25 प्लस एफ से 25 प्लस एफ, यहाँ 25 माइनस एफ कट जाएगा, बचेगा हमारे पास -16 माइनस एफ। यहाँ से हो जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा -16 माइनस का एफ बराबर 1 माइनस का एफ। आगे देखिए, यहाँ से देखो, अगर -25 -16 दोनों माइनस में है, जोड़ देते हैं तो माइनस का 41 हो जाएगा। देन हमारे पास है -f माइनस का 2f हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा देखना जरा, 16। अब मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से -16 को -25 से गुना करो, प्लस में हो जाएगा 400, माइनस एफ को -25 से गुना करेंगे तो +25f। इसके बाद अगर हम ये दोनों गुना कर लिए, -f को -16 से गुना करेंगे तो +16f, और -f को गुना करेंगे तो यहाँ से प्लस में f² बराबर में 1 माइनस का f। अब आ जाओ, अब अगर यहां से अपन क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो -41 माइनस एफ कितना होगा, ये होगा +41f, और -2f और -f तो होगा प्लस में 2f² बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा 400, और 25 और 16 दोनों f में है तो ये होगा 41f, और ये हो गया तुम्हारा कितना, ये हो गया तुम्हारा प्लस में f²। अब f² से f² कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसको इधर लाओ या इसको इधर लाओ, एक प्लस में एक माइनस में हो जाएगा। और f² को अगर इधर लेके आएंगे दूसरी तरफ, ये प्लस में है, इस तरफ आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 2f² में से f² घटाएंगे तो ये होगा f² बराबर यहाँ पर 400। इधर भी वर्गमूल ले ले, इधर भी वर्गमूल ले ले, तो यहाँ से हमारा f² का वर्गमूल f और 400 का वर्गमूल 20 निकल के आता है, और यही 20 सेंटीमीटर तुम्हारा यहाँ से उत्तर है। सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होने वाला है। आगे देखो जी, प्रश्न में यहां पर कहा जा रहा है कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है, तो आवर्धन क्या है। आओ जो जरा थोड़ा सा चित्र के बारे में बात करें। चित्र हमारा क्या है, दर्पण है गोलीय। कैसा दर्पण है, गोलीय दर्पण। दर्पण अगर गोलीय है और जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका मतलब दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। पहले तो ये बात समझ लो, कौन सा है, अवतल दर्पण है। दूसरी बात, अगर जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा कैसा है, वास्तविक है। कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक है। अब जरा हम पिक्चर बना ले इसका, ये बन गया हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। चलो जी, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। यार एक गोलीय दर्पण 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का, अब जो वस्तु दूरी है वो 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर मान लो कोई वस्तु रखा हुआ है और ये जो ध्रुव से दूरी है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। कहाँ बना रहा है, 35 सेंटीमीटर की दूरी। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा ये है 35 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये भी माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ ध्रुव से मापेंगे बाईं ओर जितनी भी दूरी मापते हैं, मतलब इस ओर जितनी भी दूरी मापेंगे तो वो ऋणात्मक होगा। तो यहाँ से अगर हम भी की बात करें तो ये निकल के आ रहा है हमारा, ये हो गया प्रतिबिंब दूरी -35, और यू का बात करें तो यू है हमारे पास -5, यह है वस्तु दूरी। आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर दर्पण में देखेंगे तो ये होता है -v/u। m बराबर माइनस v का मान है -35, और u का मान है हमारा कितना, u का मान है यहां से -5। ये माइनस से माइनस खत्म, 5 × 7 = 35,
तो यहां से जो तुम्हारा मान निकल के आ रहा है -7 निकल के आ रहा है, तो आवर्धन यहां से -7 होगा। बी ऑप्शन तुम्हारा यहां से सही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो स्नेल का नियम आपतन कोण के निम्नलिखित में से किस मान के लिए लग नहीं सकता है। देखो कहने का मतलब क्या है, आपतन कोण का यानी स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई और बट्टे साइन आर। अब किसी माध्यम के लिए समझना जरा, सपोज ये दो माध्यम है, ये हमारा कोई सघन माध्यम है और ये हमारा कोई विरल माध्यम है। अब माध्यम कुछ भी हो तो अब जो आपतन आपतन कोण आएगा, या हो सकता है कि एंगल कुछ और बना रहो, इतने पे आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर अगर हम लंब डाल दे तो ये देखो आपतन कोण अलग और अपवर्तन कोण अलग होगा। बट यहां पर एक बात और देखो, ध्यान से देखना, अगर हम अब आपतन कोण इतने डिग्री पर ला रहे हैं, कितने डिग्री पर, इतने डिग्री पर ला रहे हैं, तो अपवर्तन कोण भी बदलेगा। लेकिन जो साइन आई और साइन आर का मान होता है वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। यही स्नेल का नियम हमको कहता है। लेकिन लेकिन यहां पर ध्यान से देखना कि चलो हमने साइन आई साइन आर निकाला, कुछ ना कुछ मान आएगा, कुछ ना कुछ तो मान आएगा। लेकिन अगर मान लो कि प्रकाश की किरण लंबवत आ रहा है, तो इस स्थिति में प्रकाश बिल्कुल सीधे चले जाता है, कोई भी अपवर्तन नहीं होता है। और इस स्थिति में जो हमारा एंगल होता है ना, आपतन कोण अपवर्तन कोण, वो दोनों ही 0 डिग्री का होता है। इस स्थिति में साइन आई और साइन आर अगर हम लिखेंगे तो साइन आर, तो साइन आई का मान तो 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 0 बटे साइन 0, तो ये हमारा 0 निकल के आ जाएगा, ये बोल लो। तो इस स्थिति में जो है ना, इस स्थिति में जो है ये स्नेल का नियम लागू नहीं होता, यानी कि बोल देंगे 0 डिग्री के लिए स्नेल का नियम लागू नहीं होता। आगे बढ़े। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक पदार्थ पर एक प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। यदि परावर्तित एवं अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। आ जाओ जी, बात करें जरा। तो हमारे सामने सपोज ये इस प्रकार का प्रश्न है, ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, ध्यान से देखना। एक पदार्थ पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है यदि परावर्तित एवं आपतित किरण परस्पर लंबवत हो। देखना जरा ध्यान से क्या कह रहा है। तो चलो ये ग्लास पर जो है ना, एक प्रकाश की किरण आपतित हुआ, ठीक है, ये हमारा अभी लंब है और ये हमारा परावर्तित किरण है। कौन सा किरण है, थोड़ा सा सीधा बना ले इसको, ये हमारा क्या है, परावर्तित किरण, ठीक है। और ये हमारा है अपवर्तित किरण। कौन सा किरण है, हालांकि थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए बट चलो, ये हमारा अपवर्तित किरण। चलो, बोला जा रहा है कि यहां पर आपतित किरण है, ये जो आपतित किरण है ये 60 डिग्री का है, इसका मतलब परावर्तित किरण भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। साथ ही आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ये हमारा परावर्तित किरण है और ये हमारा अपवर्तित किरण है। इस दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो, ये एक सीधी रेखा है, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जो है ये सीधी रेखा है, ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। और इस पूरे का मान कितना होगा, इस पूरे कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसका मतलब अगर ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इस वाले कोण का मान क्या होगा, इस वाले कोण का मान होगा 180 डिग्री और माइनस 90 और प्लस में 60 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, और माइनस में 90 60 जोड़ेंगे तो ये हो गया 150, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री। यानी कि अब हमारे पास है आई बराबर कितना है, 60 डिग्री, और आर बराबर है हमारे पास 30 डिग्री। पूछा क्या जा रहा है, साइन आई बट्टे साइन आर, अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, मतलब साइन आई बट्टे साइन आर यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो साइन आई कितना है, साइन 60 डिग्री, और यहां से साइन आर कितना है, साइन 30 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और यहां से अगर हम बात करें साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। सॉल्व करो, √3/2 और गुने में 2 ऊपर 1, यहां से 2 से 2 कैंसिल, बच गया कितना हमारे पास √3, तो अपवर्तनांक हमारा हो जाएगा √3। बी ऑप्शन तुम्हारा यहां से सही होगा। आगे प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक
पहले माध्यम, ध्यान से देखना, ये है हमारे पास फिर से अपवर्तनांक पर प्रश्न। ये ग्लास है, ये हमारा एक माध्यम हो गया, दूसरा माध्यम ये हो गया, ये हमारा हो गया अभिलंब। ठीक है, ये निकल के आया। तो हमारा क्या है, प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, तो हम पहले मान लेते हैं n1 इसका अपवर्तनांक है, और दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक n2 है, इसका अपवर्तनांक n2 है। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो, आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण ये वाला कोण R है, तो साइन I और साइन R का मान क्या होगा। देखो संबंध रिलेशन जो होता है अपवर्तनांक और साइन I और साइन R के बीच में, n1 साइन I बराबर n2 साइन R। ठीक है, n2 साइन R होता है। ठीक है, तो अगर हम साइन I बट्टे साइन R देखे, साइन I और बट्टे में साइन R देखे, तो ये होगा क्या हमारा, n2 है, ये n1 इधर चलाएगा, साइन R इधर आ गया, तो n2 बट्टे में n1, ये रिलेशन होता है। ये हो गया हमारा सी ऑप्शन यहां से सही। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। बी ऑप्शन, इसको बोल सकते हैं एफ बराबर, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, आर बराबर 2f होता है। बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर निम्न में कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। प्रश्न है हमारा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस बना सकता है वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि अवतल लेंस तो काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है ना। उत्तल लेंस के में अगर देखेंगे तो ये हमारा लेंस हो गया, ये हमारा लेंस हो गया, और ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। ठीक है, वस्तु को हम कहीं भी रख ले, यहाँ पर वस्तु को हम उत्तल लेंस के अंदर में, ये गड़बड़ हो गया बाबू, ये गड़बड़ हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस बनाता है। अगर हम बात करें इस प्रकार का उत्तल लेंस होता है, और इस लेंस में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, अधिकतर के अधिकतर प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। बहुत कम ऐसे प्रतिबिंब, एक ही केस ऐसा है ना जब हमारा प्रतिबिंब जो है ना, कौन सा प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। फिलहाल एक केस यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। सपोज हमारे पास जो है ना, हमारे पास ये क्या है, ये है मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्रकाशीय केंद्र, ये F1 हो गया, और ये हमारा 2F1, F1 2F1। चलो जी, हमने कहा 2F पर हम कोई वस्तु रखते हैं, और यहां से एक आपतित प्रकाश की किरण आएगी, अपवर्तन के बाद यहां पर कहीं पर F से गुजरेगी। ठीक है, दूसरा किरण जो है हम लेते हैं यहां से प्रकाशीय केंद्र से, जो बिल्कुल सीधा निकल जाता है और यहाँ पर आके काट रहा है। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये कहां पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा, ये हमारा F2 हो गया। अब इस स्थिति में होता है क्या, ये जो प्रतिबिंब है, ये जो प्रतिबिंब है दोनों बराबर होगा, और ये प्रतिबिंब जो बनेगा ये कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो उत्तल लेंस जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण कर सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों का निर्माण कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है किसी बिंदु का आवर्धित प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस दर्पण से बनता है। आवर्धित प्रतिबिंब बाबू अवतल दर्पण से बनता है। अगर हम बात कर ले कि आवर्धित प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो आओ जरा हम बात करें। आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अवतल दर्पण में देखो जरा, देखो जरा, आवर्धित प्रतिबिंब बनाना है ना, तो सिंपल सी बात है, अवतल दर्पण लेंगे, अवतल दर्पण लेंगे हम। ठीक है, ये लिया हमने अवतल दर्पण, यहां पर ये हमारा है ये मुख्य अक्ष, ये फोकस है। ठीक है, और ये वक्रता केंद्र है। वस्तु को हमको रखना पड़ेगा ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये ध्रुव हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट ध्रुव हो गया, ध्रुव और वक्रता केंद्र के पास में। तो ये पहला समांतर प्रकाश किरण जाएगा, और ये फोकस से होकर के इस तरह से निकल जाएगा, और दूसरा प्रकाश की किरण हम लोग इस प्रकार से ले लेते हैं, जो उसी अक्ष पर वापस आएगा, मतलब इधर गया और फिर इसी पर रिटर्न हो गया। तो ये दोनों प्रकाश की किरण मिलेगा ही नहीं, तो प्रतिबिंब तो बनने से रहा। फिर क्या करेंगे, ये काल्पनिक रूप से हम पीछे इसको बढ़ाते हैं, और इस प्रकार से हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर दिख रहा है। वस्तु जो है यह छोटा है, और प्रतिबिंब जो है हमारा काल्पनिक बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, और बहुत बड़ा बन रहा है। तो इसका मतलब
वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब कौन बनाता है? अवतल दर्पण हमारा बना के देता है। आगे बढ़ते हैं। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक देखो n बराबर क्या होता है ना, n बराबर होता है c बट्टे v। निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे, n बराबर होता है c बट्टे v। अब यहां पर देखेंगे, ठीक है, यहां पर देखेंगे तो ये c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, और v क्या है? हमारा जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालने उसमें प्रकाश की चाल। तो अगर हम देखेंगे यहां से देखेंगे c का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और वायु में प्रकाश की चाल हम मान लेंगे 2.99 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और हमको पता है 10⁸ से तो 10⁸ यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और हमको पता है, क्या पता है? अगर यहाँ पर अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो भाग देने के बाद वह क्या होगा? 1 से बड़ा आएगा। क्या आएगा? 1 से बड़ा आएगा। इसका मतलब हम अगर देखें, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, 1 से अधिक होगा। सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। अगर हम बात कर ले, यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है फ्लिंट कांच, और फ्लिंट कांच का जो अपवर्तनांक होता है इसका होता है 1.65, लगभग 1.65। वहीं पर बात करें क्राउन कांच के बारे में, तो यहाँ पर इसका जो अपवर्तनांक होता है ये होता है 1.52। बात करें नीलम के बारे में, तो इसका अपवर्तनांक होता है 1.77। वहीं पर बात करें यहाँ पर हीरा के बारे में, तो ये 2.42 के आसपास में इसका अपवर्तनांक होता है। कहा जा रहा है सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है? तो जाहिर सी बात है डी का अपवर्तनांक यहाँ पर सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है, अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो 2 केस यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि अवतल दर्पण में यहाँ पर एक तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और सारे के सारे जितने भी प्रतिबिंब बनेगा सबका सब वास्तविक प्रतिबिंब ही बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर वस्तु जो है ना हमारा फोकस और ध्रुव के बीच है, P और F के बीच है, तो इस स्थिति में हमारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? इस स्थिति में हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो कहने का मतलब क्या है? अवतल दर्पण के अंदर में वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही प्रतिबिंब बनता है। सी ऑप्शन तुम्हारा यहां से सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? ये हमारा उत्तल दर्पण यहाँ पर लगा रहता है, ठीक है। अब मोटर गाड़ी के चालक के सामने में उत्तल दर्पण क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि ये जो उत्तल दर्पण होता है ना, जो हमारा दर्पण गाड़ियों में लगा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है और ये जुड़ा होता है, ठीक है। ये दर्पण यहाँ से जुड़ा होता है, तो ये दर्पण उत्तल होता है। ये क्या करता है कि पहली बात है वस्तुओं का, है ना, जो वस्तु होता है, जो क्षेत्र होता है, उसका आवर्धित क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धित मतलब अधिक से अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाता है। हालांकि प्रतिबिंब छोटा होता है लेकिन विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए हम लोग मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी? अब हमको पता है यहाँ पर हीरे का अपवर्तनांक यहाँ पर 2.4 है। इसका मतलब हीरे का जो अपवर्तनांक होगा वो कितना होगा ये हमको बताना है। तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है ये हमको पता है, वो होता है चाल वो पूछ रहा है ना, चाल होगा कितना? 1.2 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ये तुम्हारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न में कहा जा रहा है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? तो दर्पण हो या फिर दर्पण की बात करेंगे ना, तो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में। और दूसरी बात है अगर हम लेंस की बात करें तो वहां पर प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? प्रकाशीय केंद्र से। ये तुम्हारा यहाँ पर उत्तर होगा। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? ध्रुव से। सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पर सही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो तुम्हारा सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है और हमारा काल्पनिक बनता है। तो जो ऑप्शन दिया है वो बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ेंगे। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है
तो हमको पता है समतल दर्पण की फोकस दूरी की जब भी बात होगा तो वो अनंत होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समतल दर्पण जो है वो एक बहुत बड़े गोलीय दर्पण का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, ये हमारा गोलीय दर्पण हो गया। कोई भी दर्पण ले लेते, अवतल या उत्तल, हमने यहाँ पर अवतल दर्पण लिया है। ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हो गया। एक प्रकाश का किरण आया मुख्य अक्ष के समांतर, ये एक बिंदु से गुजरा, इसको एफ बोलते हैं, और यहां से सी बोलते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि ध्रुव से वक्रता केंद्र, ये पी है, सी है, ये सी हमारा वक्रता केंद्र है। ये जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, और इसको सूचित करते हैं हम लोग आर से। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन यहां से सही होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस है और अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी कि एफ बराबर यहां से 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, तो हमको पता है P बराबर होता है 1/f, क्षमता बराबर होता है 1/, फोकस दूरी। अब P बराबर एक जो है यह मीटर में है, और चूंकि फोकस दूरी हमको सेंटीमीटर में दिया, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। F का मान 20 है, 20 पंचे 100, यानी कि जो हमारा उत्तर निकल के आ रहा है वो 5 डायोप्टर निकल के आएगा प्लस में। देखो जरा, जी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होने वाला है। आगे बढ़े। प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है। आभासी मतलब काल्पनिक, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब चाहिए, वस्तु से छोटा चाहिए। देखो आभासी प्रतिबिंब बनता है तुम्हारा अवतल दर्पण में भी, लेकिन ये वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, ये कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है अवतल दर्पण में। अगर हम बात करें उत्तल दर्पण में, तो यहां पर कहा जाए आभासी प्रतिबिंब, छोटा और आभासी प्रतिबिंब, तो ये केवल और केवल उत्तल दर्पण में संभव है कि वस्तु से छोटा भी बने और आभासी भी बने, क्योंकि उत्तल दर्पण में काल्पनिक बनता है और वस्तु से हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा हो गया डी ऑप्शन, यहां से सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब, वस्तु से अभी अभी बताया हमने, वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है, अवतल दर्पण बनाता है। ए ऑप्शन यहां से सही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो पी बराबर क्या होता है, देखना जरा, पी बराबर होता है 1/f, और हम बोल सकते हैं पी इंटू एफ बराबर हो जाएगा 1। ये रिलेशन तुम्हारा सही होगा, सी ऑप्शन यहां से सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 है, तो अवतल लेंस की फोकस होता है माइनस में, एफ बराबर है -50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, P बराबर होता है क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। P बराबर होगा 1, 1 का मान 1, चूंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में कर देंगे, 100 हो जाएगा। नीचे में होगा 50, 50 माइनस का 50 दूनी 100, ये हो गया -2 डायोप्टर हमारा उत्तर। ठीक है, -2 डायोप्टर, बी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। आगे देखेंगे। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है कहा जाता है ना, इसको हम लोग पारभासी कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे कुछ प्रकाश का कुछ अंश ही पास कर पाता है, जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ये सारा का सारा जो है ये हमारा पारभासी कहलाता है। आगे बढ़ेंगे जी। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो यहाँ पर अवतल उत्तल दोनों से मिल सकता है ना। आभासी प्रतिबिंब बोल रहा है ना, समतल से भी मिलता है आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक ही मिलता है, अवतल से भी मिल सकता है, उत्तल से भी मिल सकता है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा सभी से। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है कि लोहे के गोले को फ्लिंट कांच के प्लेट पर रखकर कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाने पर यह चमकता हुआ प्रतीत होता है, अदृश्य हो जाता है, यह तैरता हुआ प्रतीत होता है। सी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। प्रश्न है कहां पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है, तो ये स्थिति है जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर बनता है। एक सिंपल सा पिक्चर हम बता देते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये एफ है और ये हमारा सी है।
वस्तु को हमने रखा सी पर, ये हमारा हो गया ए बी वस्तु, और ए डैश बी डैश हमारा हो गया प्रतिबिंब, पहले ही बना दिया हमने। यहाँ एक प्रकाश की किरण लिया, ये हो गया तुम्हारा यहाँ से फोकस से गुजरते हुए यहाँ पर इसको कट कर रहा है, दूसरा प्रकाश की किरण हमने फोकस से निकाला और ये इसको यहाँ पर आके मिल रहा है। तो अगर ये ए बी वस्तु हमने रखा है वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, ये हो गया, कहां पर हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर कि एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो देखो, देख लेते हैं हम लोग कैसा बनेगा, ये पूछ रहा है। ये अवतल दर्पण है हमारा, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा फोकस है, और ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये हमारा ध्रुव है। हमने वस्तु रखना है यहाँ पर, ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो पहला प्रकाश का किरण आएगा मुख्य अक्ष के समांतर और ये फोकस से होकर के गुजर जाएगा, चला गया जी। दूसरा प्रकाश का किरण हम ले रहे हैं यहाँ से सी से, इस प्रकार से सी से लेंगे, ये इसको टकरा के चलेगा और ये इसी रास्ते पर वापस आ जाएगा, मतलब ये प्रकाश किरण इधर। अब ये दोनों प्रकाश की किरण तो कभी मिलने वाला है नहीं, तो इसको अगर पीछे की ओर बढ़ा दे तो ये क्या होता है, हमारा पीछे की ओर कहीं पर जाकर के मिल जाएगा। अब ये ए बी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, जो कि है हमारा, क्योंकि काल्पनिक कटान से बन रहा है तो ये काल्पनिक है या आभासी है और वस्तु से बड़ा है। ठीक है, वस्तु से बड़ा है, तो सी ऑप्शन होगा। अगर हम ध्रुव और फोकस के बीच में अवतल दर्पण में वस्तु को रखते हैं तो आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो एक ही दर्पण है हमारे पास, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, दूसरे दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब तो नहीं मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे। यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा होगा। दर्पण समतल होगा यदि हमेशा भी बराबर हमारा यू आ रहा है, वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर आ रहा है, तो हमारा जो है बस कौन सा दर्पण होगा, ये हमारा कौन सा दर्पण हो जाएगा, ये हो जाएगा समतल दर्पण। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या है। देखो, m धनात्मक है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो सीधा है। m धनात्मक है, प्रतिबिंब सीधा है। m यहाँ पर अगर धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा है। और उल्टा के लिए क्या होता है, m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब हमारा उल्टा है। अगर m प्लस है इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक है या आभासी है। m ऋणात्मक है इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब वास्तविक है। ये दो मतलब होता है, तो देख लो। m बोल रहा है यहाँ पर ऋणात्मक है, ऋणात्मक मतलब प्रतिबिंब उल्टा है, तो ये ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो अगर हम देखिए ध्यान से, अगर इस स्थिति के बारे में बात करेंगे कि अगर हम वस्तु को रख दे, कहां पर वस्तु को रख दे, यहां पर चर्चा किया जा रहा है कि वस्तु को फोकस और लेंस के बीच रखा जाता है। तो अगर हम वस्तु को फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे ना तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी, यानी काल्पनिक बनेगा, और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। देखो हम दिखा देते हैं तुमको, ये हमारा हो गया लेंस, ठीक है, और ये हो गया हमारा लेंस का मुख्य अक्ष, ये हो गया। हमने कहा ये है F1 और ये है हमारा 2F1। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ जी, वस्तु को, ये हमारा प्रकाशीय केंद्र है, वस्तु को हमने रखा है कि लेंस और फोकस के बीच में, मतलब यहां पर एक प्रकाश का किरण यहां गया, ठीक है, और यहां जाने के बाद बिल्कुल फोकस से F2 से यहां से गुजर जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रकाश का किरण हम क्या करेंगे, प्रकाशीय केंद्र से ले जाएंगे, ये भी इस प्रकार से गुजर जाएगा। तो देखो ये दोनों प्रकाश की किरण तो कभी मिलेगा नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये पीछे की ओर जाकर के हमारा कहीं ना कहीं मिलेगा और ये प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बन रहा है। सपोज ये ए बी हमारा वस्तु था तो ए डैश बी डैश हमारा एक प्रतिबिंब बन रहा है जो क्या है, वस्तु से बड़ा है,
बड़ा है, सीधा है और हमारा काल्पनिक है। तो ये हो गया हमारा बड़ा, सीधा, काल्पनिक। बी ऑप्शन तुम्हारा यहां से सही होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो प्राप्त प्राप्त होता है तो दर्पण हो सकता है। देखो सीधा प्रतिबिंब, एक तो हमारा समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और दूसरा है हमारा उत्तल दर्पण, ये हमारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो समतल और उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि -20 डायोप्टर तथा 0.25 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों का संयोजन कितने क्षमता वाले एकल लेंस के तुल्य होगा। तो अगर हम दो लेंसों का संयोजन बोल रहे हैं और उसका क्षमता पता कर रहे हैं तो P बराबर हो जाएगा, ठीक है, P बराबर होगा P1 प्लस P2, जहां पर P1 P2 दो अलग अलग लेंसों की क्षमता है। तो P1 का मान यहाँ पर 2 है और यहाँ पर P2 का मान यहाँ पर 0.25 है। तो ये संयोजन की क्षमता क्या होगा, 2.25 डायोप्टर। कितना होगा, 2.25 डायोप्टर। ये डी ऑप्शन तुम्हारा सही है। आगे देखेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है वो क्या कहलाता है। तो वो लेंस का फोकस कहलाता है। देखो बाबू, फोकस कहलाता है। ये हमने ले लिया एक उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लिया, उत्तल लेंस, ठीक है। यहां से ये हो गया हमारा क्या, वक्रता, ये मुख्य अक्ष हो गया। एक प्रकाश की किरण आया, लेंस से अपवर्तित हुआ, दूसरी ओर मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है। इस बिंदु को क्या बोलेंगे हम लोग, इस बिंदु को हम लोग फोकस बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। प्रश्न में कहा जा रहा है अवतल दर्पण से बनने वाले वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु, अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब बड़े आकार का होता है जब वस्तु होता है P और F के बीच में। कहाँ होता है, P और F के बीच में, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होता है। तो वास्तव काल्पनिक यानी कि, अच्छा वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बात कर रहा है ना जी, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बात कर रहा है तो ये बी ऑप्शन तो नहीं होगा। अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ पर देख लेते हैं हम। अवतल दर्पण से बनने वाला जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो बड़े आकार का होता है जब वस्तु जो है ना C और F के बीच होता है। C और F यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होता है तो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, बड़ा बनता है। चलो यही होगा, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। आ जाओ जी, बात कर ले। ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण हम ले लेते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है और ध्यान से देखना, ये हमारा फोकस दूरी इसका है 15 सेंटीमीटर, ये ध्रुव है। ये हमारा 15 सेंटीमीटर का फोकस दूरी है। सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा जाता है तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है, यहाँ पर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसके वक्रता केंद्र पर एक वस्तु को रखा गया है तो प्रतिबिंब भी हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। तो देखो ऑप्शन, दर्पण के फोकस पर, दर्पण के पीछे, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। सी ऑप्शन सही है। देखो 30 है, 30 का मतलब क्या हो, देखो R बराबर क्या होता है ना 2F। फोकस दूरी यहाँ पर हमारा 15 है तो वक्रता केंद्र यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। तो अगर वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखा हुआ है प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। आगे बढ़े। प्रश्न में कहा जा रहा है अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को हमको P और F ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में रखना पड़ेगा। यह है फोकस के अंदर रखना पड़ेगा। डी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है।